Hello and welcome. I am Dr. Rohitashwar Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Ume College, Bikaner. In this presentation, I will explain synthesis of geranyl pyrophosphate from isopentenyl pyrophosphate. इस प्रस्तुतिकरण में मैं IPP अर्थात आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट से GGPP अर्थात जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट के संश्लेषण के बारे में चर्चा करूंगा। दिस इज थर्ड प्रेजेंटेशन इन द सीरीज बायोसिंथेसिस ऑफ कैरोटेनॉइड्स। यह कैरोटेनॉइड्स के जैव संश्लेषण से संबंधित तीसरा प्रस्तुतिकरण है। This isopentenyl pyrophosphate is precursor for synthesis of all isoprenoid compounds. यह isopentenyl pyrophosphate या isopentenyl डाइफॉस्फेट सभी आइसोप्रेनॉइड यौगिकों के लिए के संश्लेषण के लिए पूर्वगामी पदार्थ के रूप में कार्य करता है। We can clearly see carbon skeleton of an isoprene unit in IPP. आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट की संरचना में हम एक आइसोप्रीन इकाई की उपस्थिति को या आइसोप्रीन इकाई के कार्बन कंकाल को आसानी से देख सकते हैं। A series of diphosphate intermediates with carbon chains consisting of multiples of 5 carbon atoms is then built up from this isoprene unit intermediate. अब इस आइसोप्रीन मध्यवर्ती आइसोप्रीन इकाई से दो फॉस्फेट युक्त मध्यवर्ती पदार्थों की एक श्रृंखला निर्मित होती है, जिनकी कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 के गुणज में होती है। तो तात्पर्य कहने का यह है कि यह आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट है, जो कि पूर्वगामी पदार्थ होता है सभी आइसोप्रेनाइड यौगिकों के निर्माण के लिए, और इसमें हम एक आइसोप्रीन इकाई, जिसके बारे में पूर्व में कैरोटेनॉइड की संरचना के बारे में बात हम कर चुके हैं कि एक आइसोप्रीन इकाई में 5 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। तो 5 कार्बन परमाणु युक्त आइसोप्रीन इकाई की उपस्थिति इस आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट में हम आसानी से देख सकते हैं। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, this is carbon number 3, this is carbon number 4 here, and here as a side chain carbon number 5 is present. So this is CH2, C, CH2, double bond, C, CH3, CH, CH2. So this is structure of isoprene. isoprene के साथ एक पायरोफॉस्फेट अणु के जुड़ जाने पर आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट का निर्माण होता है। तो यह आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट या IPP अब एक पूर्वगामी पदार्थ के रूप में कार्य करता है, जिससे आगे चलकर कैरोटेनॉइड्स का जैव संश्लेषण संपन्न होता है। इस आइसोप्रीन इकाई से यानी इस मध्यवर्ती आइसोप्रीन इकाई से ही अब एक श्रृंखला निर्मित होती है ऐसे पदार्थों की जिनमें 2 फॉस्फेट अणु उपस्थित होते हैं या पायरोफॉस्फेट अणु उपस्थित होते हैं, और इस श्रृंखला में जो कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है वह 5 के गुणज में होती है। अर्थात इससे यह IPP आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट जो है वह एक 5 कार्बन युक्त यौगिक है। तो इसे से 10 कार्बन युक्त एक यौगिक का निर्माण होता है, फिर 15 कार्बन युक्त यौगिक का निर्माण होता है, 20 कार्बन युक्त यौगिक का निर्माण होता है। अर्थात इससे आगे के जो उत्पाद निर्मित होते हैं उन सभी उत्पादों में पायरोफॉस्फेट उपस्थित होता है, और सभी में कार्बन परमाणुओं की संख्या जो होती है वह 5 के गुणज में होती है, अर्थात 5, 10, 15, 20 इस प्रकार से होती है। So now in the next step, IPP undergoes a double bond isomerization to produce dimethyl allyl diphosphate और DMAPP। अगले पद में आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट में एक द्विबंध समावयवीकरण होता है, अर्थात शेष संरचना वही रहती है, केवल डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाती है, द्विबंध की पोजीशन परिवर्तित हो जाती है। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट IPP में डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में यहाँ उपस्थित है, जबकि डाइमेथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट में DMAPP में डबल बॉन्ड जो है वह कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में उपस्थित है।
अर्थात यह डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में जो पहले उपस्थित था वहां से स्थिति बदलकर कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में आ जाता है। पहले यह कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच उपस्थित था। डाइमेथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट में यह कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में उपस्थित होता है। तो यह एक द्विबंध समावयवीकरण का उदाहरण है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल बॉन्ड आइसोमराइजेशन। दिस स्टेप इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम आईपीपी आइसोमरेज। इस अभिक्रिया का उत्प्रेरण आईपीपी आइसोमरेज नामक एंजाइम के द्वारा किया जाता है। The MEP pathway results in a 5:1 mixture of IPP and dimethyl allyl pyrophosphate। तो MEP पथ में इस प्रकार से IPP का निर्माण होता है और डाइमेथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट का निर्माण होता है। इनका जो मिश्रण इस पथ में निर्मित होता है उसमें प्रत्येक 6 अणुओं में से 5 अणु आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट के और 1 अणु डाइमेथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट का होता है। Now the prenyl transferase enzyme then build up the isoprenoid chain from these two intermediates। अब इन दो मध्यवर्ती पदार्थों से अर्थात IPP और डाइमेथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट से इन दो मध्यवर्ती पदार्थों से प्रिनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा एक आइसोप्रेनॉइड श्रृंखला का निर्माण किया जाता है। The first condensation between dimethyl allyl pyrophosphate and the isopentenyl pyrophosphate produces geranyl diphosphate, abbreviated as GPP, which is a 10 carbon molecule and it is the precursor of monoterpenes। तो अब जो प्रथम संघनन अभिक्रिया होती है जिसमें डाइमेथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट और IPP परस्पर संघनित होते हैं, दोनों ही 5 कार्बन युक्त आइसोप्रीन इकाइयां हैं। अतः इन दोनों के संघनन से जो पदार्थ निर्मित होता है या यौगिक निर्मित होता है वह एक 10 कार्बन युक्त अणु होता है जिसे जेरेनाइल डाइफॉस्फेट या जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट कहा जाता है। इसमें 10 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं और यह अनेक मोनोटर्पीन पदार्थों या यौगिकों के निर्माण के लिए एक पूर्वगामी पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो दिस जेरेनाइल डाइफॉस्फेट और जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट functions as a precursor for synthesis of many monoterpenes। So this reaction is shown here, that is this dimethyl allyl pyrophosphate and one molecule of isopentenyl pyrophosphate, they condense together to form geranyl pyrophosphate, which is a 10 carbon molecule, and this reaction is catalyzed by enzyme geranyl पायरोफॉस्फेट सिंथेज। यह अभिक्रिया जो उत्प्रेरित होती है वह जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेज एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है, GGPP सिंथेज एंजाइम। Further additions of IPP, that is isopentenyl pyrophosphate, extend the chain to successively produce the farnesyl diphosphate, which is a 15 carbon molecule, and geranyl diphosphate, which is a 20 carbon molecule। अब इस जेरेनाइल डाइफॉस्फेट में दो क्रमिक अभिक्रियाओं में एक आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट का अणु और जोड़ दिया जाता है। तो जब जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट में एक आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट जुड़ता है अर्थात 5 कार्बन परमाणु और जुड़ जाते हैं तो उससे निर्माण होता है फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट या FPP का, जो एक 15 कार्बन युक्त अणु है। और इसमें फिर जब एक आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट इकाई जुड़ती है तो 15 कार्बन से 20 कार्बन युक्त अणु का निर्माण होता है जिसे जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट कहा जाता है। तो इस प्रकार से जेरेनाइल डाइफॉस्फेट GGDP या जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट GGPP का संश्लेषण होता है। फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट is a sesquiterpenoid, that is 15 carbon molecule, and जेरेनाइल diphosphate is a diterpene, that is having 20 carbon molecules, and these function as precursor for synthesis of many sesquiterpenes and diterpenes। For example, abscisic acid, a plant hormone, is a sesquiterpenoid for which farnesyl diphosphate acts as a precursor, and gibberellic acid, which is again a plant phytohormone, is a diterpene having 20 carbon molecule, and geranyl pyrophosphate functions as precursor for synthesis of gibberellic acid। तो इस प्रकार से फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट जो कि एक सेस्क्विटर्पिनॉइड है उसका निर्माण होता है, जेरेनाइल डाइफॉस्फेट जो कि एक डाइटर्पिन है उसका निर्माण होता है, और यह पदार्थ
कुछ अन्य सेस्क्विटर्पिनॉइड अणुओं और डाइटर्पिन अणुओं के संश्लेषण के लिए पूर्वगामी पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए एब्सिसिक अम्ल एक सेस्क्विटर्पिन मॉलिक्यूल है, अर्थात जिसमें 15 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, तो उसके संश्लेषण के लिए फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट एक पूर्वगामी का कार्य करता है। इसी प्रकार से जिब्रेलिन और जिब्रेलिक एसिड, जो कि एक अन्य फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन है, जो कि एक डाइटर्पिन है जिसमें 20 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, उसके संश्लेषण के लिए जेरेनाइल जेरेनाइल डाइफॉस्फेट एक पूर्वगामी पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो इन समरी, जेरेनाइल जेरेनाइल डाइफॉस्फेट synthase enzyme catalyzes the condensation of 3 molecules of IPP and 1 molecule of dimethyl allyl pyrophosphate to produce GGP। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि जेरेनाइल जेरेनाइल डाइफॉस्फेट सिंथेज एंजाइम के द्वारा संघनन क्रिया का उत्प्रेरण होता है और इस संघनन में आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट के 3 अणु और डाइमेथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट का एक अणु मिलकर के एक जेरेनाइल जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट अणु का संश्लेषण करते हैं। अर्थात यहाँ पर आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट से पहले डाइमेथाइल पायरोफॉस्फेट का निर्माण होता है, फिर इस डाइमेथाइल पायरोफॉस्फेट में क्रमशः 3 क्रमिक अभिक्रियाओं में एक आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट आकर के जुड़ता है, पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। इन तीनों क्रमिक अभिक्रियाओं का जो उत्प्रेरण होता है वह जेरेनाइल जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेज एंजाइम के द्वारा ही होता है, यानी यही एंजाइम इन तीनों क्रमिक कंडेंसेशन रिएक्शन या संघनन अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करता है और इनसे क्रमशः जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट, फिर फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट और अंत में जेरेनाइल जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट का निर्माण होता है। GGPP, that is gerenyl gerenyl pyrophosphate, gives rise to the carotenoids and is also the precursor for synthesis of other diterpenes। जेरेनाइल जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट से ही अब आगे कैरोटेनॉइड्स का जैव संश्लेषण होता है। साथ ही साथ यह पदार्थ अन्य डाइटर्पीन्स के लिए भी पूर्वगामी पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, डाइटर्पीन का एक उदाहरण जिब्रेलिक एसिड है, जिसका निर्माण भी इस पदार्थ के द्वारा ही होता है या उसके संश्लेषण के लिए पूर्वगामी पदार्थ के लिए कार्य करता है। इसके अलावा क्लोरोफिल्स में जो फाइटोल श्रृंखला उपस्थित होती है और यूबिक्विनॉन्स और टोकोफेरॉल्स, इन सभी के लिए पूर्वगामी पदार्थ के रूप में जेरेनाइल जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट कार्य करता है। So this is all about this presentation. In next presentation, I will explain how this gerenyl gerenyl pyrophosphate gives rise to various kinds of carotenoids. Thanks for watching.